नमस्कार, राधे कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हम है ना ऑलवेज विथ यू। आज जैसा कि आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, इतिहास, भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, किस प्रकार से बांटा गया है, किन किन तथ्यों को हम उस भाग में रखते हैं, इन सब चीज़ों का, इन सब बातों का आज हम विस्तृत रूप से अध्ययन करने वाले हैं। एक टाइमलाइन देखने वाले हैं हम इतिहास की कि किस प्रकार 8,000 या अज्ञात काल से लेकर आज वर्तमान तक में जो इतिहास में घटित हुआ है घटना, उनका आज हम एक शॉर्ट ब्रीफ में विवरण प्रस्तुत करेंगे। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको सामने दिख रहा है, इतिहास को 3 भागों में बांट दिया गया है: प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और आधुनिक या ऐतिहासिक। देखिए, अब प्रागैतिहासिक की क्या विशेषता होती है कि इसके लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है। कोई भी लिखित साक्ष्य इसके मौजूद नहीं है। इसके सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य हमें विभिन्न स्थलों से प्राप्त हुए हैं। उनके आधारों पर हम इसे प्रागैतिहासिक के भाग में रख देते हैं। 1842 में कर्नाटक के रायचूर जिले के लिंगसुगर नामक गांव से कुछ पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए थे। क्या? पाषाणकालीन पत्थरों के औजार प्राप्त हुए थे, और इसलिए इस प्रागैतिहासिक को पाषाण काल भी कह देते हैं, यानी कि पत्थरों का युग भी कह देते हैं। अब देखिए, अब प्रागैतिहासिक को भी 3 भागों में बांट दिया है इसको सरलता से समझने के लिए: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, इसमें आदि मानव की उत्पत्ति हो गई, और इसका जो टाइम पीरियड रहा है वो अज्ञात काल से और 8,000 ईसा पूर्व तक का रहा है। फिर आ जाते हैं हम मध्य पाषाण काल पे। मध्य पाषाण काल में देखिए, इसका जो टाइम पीरियड रहा है वो 8,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक का रहा है। और इस काल में ऐसा माना जाता है कि इस वक्त में मनुष्य ने अपना पालतू जानवर कुत्ते को बना लिया था। मतलब पालतू जानवर को पालने के लिए इन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था जानवरों को। इस काल में औजारों का आकार बहुत सूक्ष्म रहा है पूरा पाषाण काल की तुलना में, इसलिए इस काल को मैक्रोलिथस काल भी कह देते हैं, मध्य पाषाण काल को। फिर बात करते हैं नव पाषाण काल की। तो इसका टाइम पीरियड जो रहा है वो 4,000 ईसा पूर्व से लेकर 2,500 ईसा पूर्व तक का रहा है। क्या? 4,000 ईसा पूर्व से लेकर 2,500 ईसा पूर्व तक का। इसमें जो आग है उससे मनुष्य परिचित हो चुका था, और इस काल में ही कृषि आरंभ हो चुकी थी। कृषि के साक्ष्य इस काल में हमें प्राप्त हुए हैं। फिर बात करते हैं हम कि इस काल में तांबे नामक धातु का प्रयोग, जैसा कि आप जानते हैं तांबा क्या होता है, उस धातु का प्रयोग इस काल में होना शुरू हो गया था। इस प्रकार प्रागैतिहासिक को इन 3 भागों में बांट दिया गया है। फिर बात करते हैं हम आगे के अगले के भाग। इतिहास का जो अगला भाग है, अगला पार्ट है आद ऐतिहासिक के बारे में। आद ऐतिहासिक ये रहा। आद ऐतिहासिक किन चीज़ों को या किन बातों को देखकर हम इसे आद ऐतिहासिक के भाग में रखते हैं? तो इसके लिखित साक्ष्य मौजूद, लेकिन पढ़े नहीं जा सके। जी हाँ, लिखित साक्ष्य तो मौजूद है पर उन्हें पढ़ा नहीं जा चुका है। ऐसे इतिहास को हमने आद ऐतिहासिक की श्रेणी में रख दिया गया है। आगे हम पढ़ेंगे। देखिए, आद ऐतिहासिक का जो काल है, ये 2,500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के काल को आद ऐतिहासिक के काल में रख दिया गया है। आद ऐतिहासिक में सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ये दोनों आती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जो टाइम पीरियड रहा है वो 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व, या फिर इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि 2,500 या 2,500 ईसा पूर्व से लेकर 1,500 ईसा पूर्व तक का इसका काल रहा है। फिर बात करते हैं वैदिक सभ्यता की, जो कि आद ऐतिहासिक का ही पार्ट है। उसमें वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांट दिया गया है: ऋग्वैदिक, उत्तर वैदिक। ऋग्वैदिक 1,500 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक का काल ऋग्वैदिक काल कहलाता है। इसमें चारों वेद और इनकी रचना हो जाएगी।
माफ़ कीजिएगा, ऋग्वेद की रचना हो जाएगी उत्तर वैदिक काल में, बाकी बचे हुए वेद की रचना होगी ब्राह्मण, ऐतरेय। ये सब हम विस्तृत रूप से आगे के पार्ट में देखने वाले हैं। तो उत्तर वैदिक काल, दूसरा पार्ट वैदिक सभ्यता का, ये 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। इस प्रकार वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता ये आदि ऐतिहासिक का पार्ट हो जाती है, जो कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का समय काल है। फिर बात करते हैं आधुनिक या ऐतिहासिक की। तो इसके लिखित साक्ष्य भी मौजूद हैं और पढ़े भी जा चुके हैं। ऐसे इतिहास को हमने आधुनिक या ऐतिहासिक की श्रेणी में रख दिया है। 600 ईसा पूर्व से लेकर वर्तमान तक का जो अब तक का हमारा इतिहास रहा है, वो आधुनिक या ऐतिहासिक की श्रेणी में रख दिया गया है। आगे देखते हैं हम विस्तृत रूप से जो आधुनिक या ऐतिहासिक श्रेणी है उसे किस प्रकार से क्या क्या उसमें आएगा, ये सारा सब हम आज देखने वाले हैं। कंप्लीट पूरा बने रहिए वीडियो के साथ, आज आपको बहुत अच्छा यहाँ से कंटेंट मिलने वाला है। तो देखिए आगे, आधुनिक वर्तमान इतिहास ऐतिहासिक काल, इसे 3 भागों में बांट दिया है। एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न, प्राचीन मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो इस प्रकार से देखिए, एंशियंट है, एंशियंट का जो काल है वो कितना है, देखिए बड़ा करके दिखा देता हूँ मैं आपको, दिख नहीं रहा होगा। 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईस्वी तक का, क्या 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईस्वी, ईसा पूर्व से हम ईस्वी में आ चुके हैं, ये आप ध्यान देने वाली बात है। तो इसको एंशियंट या प्राचीन काल के इतिहास में रख दिया है। फिर बात करते हैं मिडाइवल की, मध्यकालीन भारत की, 712 ईस्वी से लेकर 1707 औरंगजेब की मृत्यु तक का। जी हाँ, मुगलकालीन जो साम्राज्य था शक्तिशाली, उसके शासक था एक औरंगजेब, उसकी मृत्यु 1707 में हो जाती है। यहाँ तक के इतिहास को मध्यकालीन भारत के इतिहास में रख दिया गया है। फिर बात करते हैं मॉडर्न की। मॉडर्न में 1707 ईस्वी से लेकर जो वर्तमान तक का इतिहास है उसको मॉडर्न हिस्ट्री में रख दिया गया है, यानी कि वर्तमान इतिहास में हम पढ़ते हैं। फिर बात करते हैं आगे बढ़ते हैं जो आधुनिक इतिहास है वर्तमान की, इसकी एंशियंट हिस्ट्री हमने पार्ट देखे वर्तमान ऐतिहासिक काल के, एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न। अब बात कर रहे हैं हम पहले इसके भाग की, जो कि है एंशियंट हिस्ट्री या प्राचीन इतिहास। उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं डिटेल्स से, उसकी हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, यहाँ आपको महाजनपद काल देखने को मिलेगा। क्या महाजनपद काल, 16 महाजनपद थे, ये हम डिटेल से सारा सब पढ़ने वाले हैं। उसमें 16 महाजनपदों में एक प्रमुख जो जनपद रहा है वो रहा है मगध साम्राज्य। इस पर विभिन्न वंश अपना शासन करेंगे, जो कि निम्न प्रकार है। बृहद्रथ साम्राज्य, ये अज्ञात काल रहा है इसका हमें कोई काल के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि जो कृष्ण जी थे उन्होंने उससे युद्ध किया था, किससे, जरासंध से। वो बृहद्रथ साम्राज्य का ही वंश का राजा था। तो इसका टाइम पीरियड हमें पता नहीं है, अज्ञात है। फिर उसके बाद में बृहद्रथ साम्राज्य के बाद में हर्यक वंश। देखिए, बृहद्रथ साम्राज्य को हम ऐसे ही देख रहे हैं, लेकिन अगर एग्ज़ाम में आ जाता है कि मगध पर सर्वप्रथम शासन करने वाला, अगर बृहद्रथ साम्राज्य ऑप्शन में है तो वो आप बृहद्रथ साम्राज्य करेंगे, नहीं तो हर्यक वंश को वास्तविक इसके मगध साम्राज्य का प्रथम वंश शासक माना जाता है। तो ये हर्यक वंश का शासन रहा है मगध पर 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक। इसमें विभिन्न राजा महाराजाओं ने शासन किया।
वो आगे हम विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं सारा सब। इसके बाद शिशुनाग वंश आए 412 ईस्वी से लेकर ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व तक शिशुनाग वंश ने मगध पर शासन किया। उसके बाद नंद वंश, देखिए नंद वंश आप सब जानते होंगे, घनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य, ये सब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। नंद वंश में अंतिम शासक घनानंद था। चाणक्य का अपमान किया, चाणक्य ने बदला लिया, चंद्रगुप्त को अखंड भारत का शासक बनाया और भारत को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य किया। तो नंदवंश 344 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व तक का जो शासनकाल है वो नंदवंश का रहा है। और मगध पर सबसे कम जो टाइम पीरियड का शासनकाल रहा है वो नंदवंश का ही रहा है। उसके बाद आएगा चंद्रगुप्त मौर्य, घनानंद की मृत्यु, घनानंद को मारेगा। मौर्य वंश का जो संस्थापक उसकी स्थापना करेगा मौर्य वंश की मगध पर। और इसका जो टाइम पीरियड 322 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व तक का रहेगा। फिर मौर्य वंश ये हो गया कंप्लीट। मौर्य वंश के बाद में हम देखते हैं मौर्योत्तर वंश आ जाएगा। मौर्योत्तर वंश में विभिन्न वंश आएंगे, शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, शक वंश, कुषाण वंश, संगम वंश। इनका जो टाइम पीरियड रहा है वो विभिन्न प्रकार से इस प्रकार रहा है। शुंग वंश ने 184 ईसा पूर्व से लेकर 73 ईसा पूर्व तक का जो शासनकाल रहा है वो शुंग वंश का रहा है। पुष्यमित्र शुंग ने इसकी स्थापना की थी। और फिर कण्व वंश आ जाएगा। कण्व वंश में 73 ईसा पूर्व से लेकर 27 ईसा पूर्व तक का जो काल है वो कण्व वंश का है। फिर सातवाहन वंश आ जाएगा 27 ईसा पूर्व से लेकर 250 ईस्वी तक के। देखिए ईसा पूर्व से हम ईस्वी में प्रवेश कर चुके हैं। फिर शक वंश आ जाएगा, फिर कुषाण वंश आ जाएगा, फिर संगम वंश ये दक्षिण में आ जाएगा। दक्षिण के जो वंश शासन किए हैं दक्षिण में उसका संगम वंश है। फिर बाद में संगम वंश के बाद में जो हम जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है गुप्त वंश। क्या? गुप्त वंश 320 ईसा पूर्व से और 420 ईस्वी माफ़ कीजिएगा गुप्त वंश का शासन रहा है 320 ईस्वी से लेकर 414 ईस्वी तक का। क्या? ईसा पूर्व नहीं है, ईस्वी है। 320 ईस्वी से लेकर 414 ईस्वी तक का। फिर उसके बाद में 414 ईस्वी में गुप्त वंश का पतन होकर फिर उसके बाद में वर्धन या पुष्यभूति वंश जिसमें हर्षवर्धन प्रमुख राजा रहेंगे 606 ईस्वी से लेकर और 647 ईस्वी तक का इसका हर्षवर्धन का काल रहा है। इसने राज्य प्रशासन किया है। ये जो वर्धन वंश है वो 505 ईस्वी से लेकर 647 का है, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। तो ये है कितना 505 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक का। फिर देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद किस प्रकार से उत्तर भारत में राजनीति के विद्रोह हो जाते हैं और त्रिपक्षीय संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। त्रिपक्षीय संघर्ष किसके लिए था? कन्नौज के लिए था। क्या? कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष किस किस के मध्य शुरू हो गया? ये क्वेश्चन आमतौर पर हमें एग्जाम में देखने को मिल जाता है कि पाल वंश, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट दक्षिण से, पाल पूर्व से और गुर्जर प्रतिहार ये हमारा राजस्थान और गुजरात का जो पार्ट है भारत का उधर शासन करते थे। मतलब पश्चिम, पूर्व और जो उत्तर वो माफ़ कीजिएगा दक्षिण, पश्चिम, पूर्व, उत्तर, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण। देखिए आपको मैं डिटेल से अच्छे से बता देता हूँ।
मान लीजिए ये है भारत का नक्शा और ये है कन्नौज, ठीक है। ये हो गया उत्तर, ये हो गया पश्चिम भारत का, ये हो गया पूर्व और ये हो गया दक्षिण। तो यहाँ से कौन आएंगे, यहाँ से आएंगे पाल, यहाँ से आएंगे गुर्जर प्रतिहार और यहाँ से आएंगे दक्षिण से राष्ट्रकूट। इन तीनों के मध्य कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष उत्पन्न हुआ। इसका अंतिम जो विजेता रहा वो कौन रहा, प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश को इस त्रिपक्षीय संघर्ष में विजय प्राप्त हुई। मिहिर भोज शासक था, उसने अंतिम रूप से ये त्रिपक्षीय संघर्ष में विजय अपने नाम की। उसके बाद में देखिए आगे बढ़ते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष के बाद में 647 ईस्वी होगी। 647 के बाद में देखिए हमने पढ़ा था 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक का जो काल है वो एंशियंट में आ जाता है। फिर उसके बाद में मिडाइवल शुरू हो जाता है 712 से। देखिए मध्यकालीन भारत अब शुरू हो चुका है, हमने एंशियंट की टाइमलाइन ख़त्म कर ली है। अब मध्यकालीन भारत में चोल वंश या तंजौर वंश, ये दक्षिण के वंश रहे हैं जिन्होंने भारत पर शासन किया है। प्रमुख वंश चौल वंश, तंजौर, इसे तंजौर नाम से भी जाना जाता है। इसका जो शासनकाल रहा है वो 871 ईस्वी से लेकर 1173 ईस्वी तक का जो शासनकाल रहा है चोल वंश का रहा है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे बस आप एक बार नज़र से निकाल लेना। फिर बाद में खजुराहो मंदिर जो कि महमूद गजनवी लूटेगा, ये भी हम देखने वाले हैं आगे। खजुराहो मंदिर 916 ईस्वी से लेकर 1203 ईस्वी में इसका निर्माण 916 में शुरू होता है। 916 ईस्वी में खजुराहो मंदिर का निर्माण शुरू होता है और 1203 ईस्वी में इसका पूर्ण रूप से ये निर्मित हो जाता है। इस काल के दौरान महमूद गजनवी के आक्रमण होंगे 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक। इस टाइम पीरियड में ये खजुराहो मंदिर को भी लूटेगा। क्या महमूद गजनवी सिर्फ और सिर्फ भारत क्यों आया था? क्योंकि इसका जो इरादा था वो भारत को लूटने का था, वहाँ कोई शासन स्थापित करने का इसका कोई इरादा नहीं था। इसने 17 बार आक्रमण किए, 17 बार भारत पर आक्रमण किए और भारत को बुरी तरह से लूटा। फिर भी देखिए इतना लूटने के बाद भी अंग्रेज़ आए, 200 साल तक उन्होंने लूटा। तो सोचिए भारत में कितना क्या धन रहा होगा, एक बार सोच कर देखिए। फिर आगे देखते हैं हम चौहान वंश की नींव जो प्रमुख वंश रहा है भारतीय इतिहास में वो चौहान वंश, पृथ्वीराज चौहान, जिसकी मोहम्मद गौरी से तराइन का युद्ध लड़ेगा। और ये चौहान वंश की नींव 6वीं शताब्दी में ये स्थापित होगा और 12वीं शताब्दी तक यानी कि 1192 तक ये इसका शासनकाल रहेगा। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी इसे हरा देगा और भारत पर अपना शासन स्थापित कर देगा। देखिए आगे देखते हैं हम चौहान वंश 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक शासन करेगा। चौहान वंश का जो राजा पृथ्वीराज चौहान था, पृथ्वीराज चौहान पर 1191 ईस्वी में तराइन नामक जगह थी एक, तराइन का प्रथम युद्ध
लड़ेगा। 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य होगा और इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हो जाएगी। मोहम्मद गौरी भाग निकलेगा, बच निकलेगा। उसके बाद मोहम्मद गौरी वापस 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ेगा, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हो जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी ने द्वितीय युद्ध से पहले पृथ्वीराज चौहान को अपने अधीन करने के लिए उसे पत्र भेजा था कि या तो तू मेरी अधीनता स्वीकार कर ले, अन्यथा युद्ध में तेरी पराजय निश्चित है, तू मारा जाएगा। ऐसा कुछ पत्र मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को लिखा था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने उनकी नहीं सुनी, नहीं माने और फलस्वरूप 1192 में हमें तराइन का द्वितीय युद्ध देखने को मिला और जिसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई और मोहम्मद गौरी विजयी हुआ। 1192 में ही 92 के बाद भारत में ये अपना जो शासन है वो स्थापित कर लेता है और जो अपना गुलाम है कुतुबुद्दीन ऐबक उसे सारा शासन देकर ये पुनः इस प्रकार मोहम्मद गौरी 1194 में, देखिए 1194 में एक चंदावर का युद्ध और हुआ था। चंदावर का युद्ध और हुआ था किस किस के मध्य? जयचंद गढ़वाल कन्नौज का शासक था उसके मध्य और जो मोहम्मद गौरी था उसके मध्य चंदावर का युद्ध हुआ था। इसमें जयचंद की पराजय हुई थी और मोहम्मद गौरी की विजय। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को मार दिया था। ये वही जयचंद है जिसकी पुत्री से पृथ्वीराज चौहान को प्रेम हो जाता है और ऐसा माना जाता है या कहा जाता है इतिहासकारों द्वारा कि पृथ्वीराज चौहान अपनी पुत्री और पृथ्वीराज चौहान के प्रेम के वजह से ही मोहम्मद गौरी को भारत इनवाइट करता है और उसे पृथ्वीराज चौहान से जो युद्ध होते हैं तराइन के युद्ध इन्हीं सब वजह से होते हैं और फिर मोहम्मद गौरी जयचंद को ही अपना शिकार बना लेता है। देखिए आगे बढ़ते हैं। अभी 1194 में चंदावर का युद्ध जीत कर मोहम्मद गौरी वापस मध्य एशिया या तुर्की चला जाता है। फिर बाद में भारत में विद्रोह हो जाता है। खोखरों ने विद्रोह कर दिया था भारत में, जो कि उसे दबाने के लिए मोहम्मद गौरी पुनः 1206 में भारत आता है और उस विद्रोह को दबाने के बाद में ये तुर्की लौटते समय जो सिंधु नदी है उसके किनारे किसी एक खोकर ने उनकी हत्या कर दी और इस प्रकार मोहम्मद गौरी मारा जाता है। और फिर 1206 जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी अपना शासन देकर गया था, सौंप कर गया था, वो सल्तनत काल की स्थापना दिल्ली में होती है। ठीक है, दिल्ली को उस समय इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। सल्तनत काल की स्थापना हो चुकी है दिल्ली में। 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक सल्तनत काल रहा। उसके बाद में मुगल काल आएगा। देखिए सल्तनत काल में विभिन्न प्रकार के अलग अलग वंश आएंगे शासन के लिए, वो इस प्रकार रहेंगे। सबसे पहले गुलाम वंश आएगा। गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था मोहम्मद गौरी का, इसीलिए ये गुलाम वंश के नाम से पहचाना गया या इसे इलवरी वंश के नाम से भी जाना जाता है। और जो इसका शासनकाल रहा है वो 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक का रहा है। इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और ये शासक रहे मुख्य।
इसके बाद में आ जाता है खिलजी वंश। खिलजी वंश 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी, इतना 30 वर्षों का शासनकाल खिलजी का रहा है, जिसमें जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी इनका शासनकाल महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद में देखिए गुलाम वंश में एक गयासुद्दीन बलबन नामक का और था शासक, ये भी इसने नारोज बाबूज, ये सारा सब हम आगे देखने वाले हैं, विस्तृत अध्ययन करेंगे इनके बारे में। देखिए आते हैं फिर से खिलजी पर। खिलजी 1290 से 1320 ईस्वी तक का। फिर उसके बाद में तुगलक वंश। तुगलक वंश की स्थापना 1320 में और इसका शासनकाल रहा 1414 ईस्वी तक। और तुगलक वंश के स्थापना के बाद में ही मतलब इसी काल में 1336 ईस्वी में दक्षिण में विजयनगर जो साम्राज्य है उसकी स्थापना होती है। हरिहर बुक्का नामक राजा इसकी स्थापना करते हैं दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य की। विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतापी राजा होंगे जो 1509 से लेकर 1530 तक उनका शासनकाल रहेगा। नाम है उनका कृष्णदेव राय। उनके दरबार में अष्टदिग्गज 8 विद्वानों की एक मंडली रहेगी, उसे अष्टदिग्गज नाम से जाना जाएगा। इस प्रकार से तुगलक वंश के जो समकालीन विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। फिर बात तुगलक वंश के बाद में सल्तनत काल में सैयद वंश की स्थापना होती है, जो कि 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक उसका शासनकाल रहा। सैयद वंश के बाद में लोदी वंश की स्थापना होती है। ये 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। और 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को बाबर पानीपत के युद्ध में हरा देगा और मार देगा। और लोदी वंश का एकमात्र सल्तनत काल का एकमात्र शासक इब्राहिम लोदी है जो युद्ध में मारा जाएगा। बाकी और कोई सा ही शासक युद्ध में नहीं मारा जाएगा, एकमात्र इब्राहिम लोदी है जो युद्ध के दौरान मारा जाएगा। तो इस प्रकार सल्तनत काल समाप्त होता है। सल्तनत काल की समाप्ति के बाद बाबर द्वारा मुगल काल की स्थापना होती है और आगे हम मुगल काल देखने वाले हैं। लेकिन यहीं एक बात और देख लेते हैं। लोदी वंश के जो समय काल था वो 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी था। इसी दौरान जो वास्को डी गामा हम पढ़ते हैं कि भारत की खोज की, ये सारा सब वो ही वास्को डी गामा भारत पहुंचता है 1498 में कलिकट घाट पर, जहां का राजा जमोरिन उसका भव्य स्वागत करता है और लौटते समय 4 बड़े मसालों के जहाज़ों से तोहफे में देता है। आगे हम देखते हैं मुगल काल का इतिहास जो रहा है वो इस प्रकार रहा है कि ये 1526 ईस्वी से लेकर और 1707 तक ये महत्वपूर्ण शासनकाल रहा है, प्रमुख शासनकाल रहा है। 1707 के बाद भी मुगल शासन रहा है, लेकिन 1707 के बाद औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासन की नींव कमज़ोर होती चली जाएगी। इसीलिए 1707 तक को ही मुगल काल का वास्तविक शासनकाल माना जाता है। तो बाबर के बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, यहाँ तक का काल प्रमुख मुगल काल का शासनकाल रहा। उसके बाद बहादुर शाह प्रथम आएंगे, शाह आलम द्वितीय आएगा, अकबर द्वितीय आएगा, बहादुर शाह द्वितीय 1857, जिसे अंग्रेज़ों द्वारा कैद करके लाल किले में मार दिया जाता है। ठीक है, 1857 की क्रांति के दौरान। फिर बात करते हैं हम आधुनिक इतिहास में हम प्रवेश कर चुके हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो एंशिएंट मिडिवल 712 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक मिडिवल हिस्ट्री
इंडियन हिस्ट्री रहेगी हमारी। उसके बाद में 1707 से आधुनिक भारत शुरू हो जाएगा। देखिए आधुनिक भारत में 1707 के बाद 1739 में नादिर शाह का भारत पर आक्रमण होगा और इस समय अंग्रेज हमारे भारत में प्रवेश कर चुके थे। जहांगीर के समय, अकबर के समय में भी एक अंग्रेज भारत आया था, लेकिन जहांगीर के समय पूर्ण रूप से अंग्रेज अपना आधिपत्य जमाना शुरू कर देते हैं, भारत में कंपनी स्थापित करना शुरू कर देते हैं 1615 से। फिर 1739 में नादिर शाह भारत पर आक्रमण करेगा। इसमें बुरी तरह ये भारत को नुकसान पहुंचाएगा और इस युद्ध से अंग्रेज़ों को भारत की कमज़ोर होती हुई राजनीतिक स्थिति का अनुमान लग जाएगा। फिर 1757 में प्लासी का युद्ध होगा, जो कि सिराजुद्दौला, बंगाल का शासक सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य होगा, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी विजयी होगी। उसके बाद में 1746 से 1763 तक कर्नाटक के युद्ध चलेंगे, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य होंगे, जिसमें लगातार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विजयी होती रहेगी। उसके बाद 1760 में एक निर्णायक युद्ध होगा किन के मध्य, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य, वॉडिवास का युद्ध। ये एक निर्णायक विजय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इसमें मिलेगी और इस युद्ध के बाद ही फ्रांस की जो राजनीतिक शक्तियां हैं वो समझ जाती हैं कि यहाँ अब भारत में टिकना हमारा मुश्किल है, यहाँ पर ब्रिटेन के शासक हमें यहाँ पर नहीं टिकने देंगे और इस प्रकार फ्रांस यहाँ से अपना शासन करने का जो स्वप्न है उसको त्याग कर भारत से चले जाते हैं। फिर 1775 से 1782 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होंगे। आंग्ल क्या, ब्रिटिश और मराठा भी बार बार अंग्रेजों से लोहा लेते रहेंगे जब उन्हें समय मिलेगा। उसके बाद में 1784, देखिए 1760 के बाद में 1784 में टीपू सुल्तान व अंग्रेज़ों के मध्य संधि होगी। क्या कि अब मैं आपके अधीन हूँ और मैं आपके अधीन रहकर ही शासन करूँगा। लेकिन 1784 के बाद भी टीपू सुल्तान को जब मौका मिलेगा ये अंग्रेज़ों से लोहा लेते रहेंगे। फिर 1784 में ही जो इंग्लैंड है या ब्रिटेन है वहाँ से पिट्स इंडिया एक्ट लागू होगा। पिट्स इंडिया एक्ट के दौरान इससे बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना होगी भारत में, जो कंपनी के शासन और प्रशासन, जो भी राजनीतिक और प्रशासन की जो भी क्रियाकलाप है उनको नियंत्रित करेगा। और 1784 में ही एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स के द्वारा भारत में होगी। फिर बाद में 1784 के बाद में एक प्रमुख घटना 1799 में मैसूर का चौथा युद्ध होगा। क्या, मैसूर का चौथा युद्ध होगा 1799 में। फिर 1803 से लेकर 1805 द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होंगे। देखिए मैंने फिर ऊपर कहा था कि जब मराठा को मौका मिलेगा ये अंग्रेज़ों से लोहा लेते रहेंगे, लेकिन ये कभी जीत नहीं पाए थे, बार अंग्रेज़ों से ये हारते रहे। फिर 1805 के बाद में 1833 में चार्टर एक्ट आता है, जिसमें व्यापारिक अधिकार कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया था और राजनीतिक कार्य करने के लिए उन्हें ये सौंप दिया गया था। कंपनी से व्यापारिक अधिकार छीन लिए गए थे।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। उसके बाद में 1853 में लॉर्ड डलहौजी, जो भारत के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने बॉम्बे से लेकर थाना तक रेलवे एवं कलकत्ता से लेकर आगरा तक टेलीग्राफ लाइन बिछा दी। ये 1853 में भारत में महत्वपूर्ण कार्य हुआ था। फिर 1857 10 मई 1857 को 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आरंभ होगा। इसमें विभिन्न भारतीय स्थल भाग लेंगे। भारत के विभिन्न प्रांत इसमें भाग लेंगे और ये जैसा कि आपको पता है कि ये क्रांति कहाँ से शुरू हुई, मेरठ छावनी मेरठ छावनी से सैनिक विद्रोह होगा। उससे पूर्व 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के एक सैनिक, जिसे हम मंगल पांडे नाम से जानते हैं, वो विद्रोह कर देते हैं। गाय और सुअर के मांस से, चर्बी से बने कारतूसों को चलाने से मना कर देते हैं और इन्हीं कुछ कारणों के वजह से 1857 की क्रांति होती है। ये विस्तृत रूप से आगे पढ़ने वाले हैं हम। फिर आता है 1858 की क्रांति के बाद में 1858 में भारत ब्रिटिश क्राउन के अंडर चला जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो जाता है। भारत से कंपनी के शासन का समापन हो जाता है और भारत पर जो शासन है वो सीधा ब्रिटिश क्राउन रानी एलिजाबेथ के अंडर चला जाता है। फिर 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट भारत में स्थापित किया जाता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना होती है और इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट, इसकी स्थापना भारत में होती है 1861 ईस्वी में। तो इसमें लंदन में एग्ज़ाम देने के लिए इंडियन सिविल सर्विसेज का एक्ट प्रस्तावित होता है। अठारह सौ 1861 में इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट द्वारा सिविल सेवा में भर्ती हेतु लंदन में प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ होता है। फिर 61 के बाद में 1866 में भारतीय ब्रह्म समाज स्थापना कलकत्ता में होती है। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में होती है। केशव चंद्र सेन द्वारा। किसके द्वारा? केशव चंद्र सेन द्वारा 1866 में भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना होती है। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना होती है। ये प्रार्थना समाज बम्बई में M.G. रानाडे, R.G. भंडारकर व आत्माराम पांडुरंग द्वारा स्थापित किया गया था। 1872 में कूका विद्रोह होगा, जो पंजाब में सिख समाज में व्याप्त बुराइयों के विरुद्ध लुधियाना का भैणी गांव है। भैणी गांव के बाबा राम सिंह के नेतृत्व में यह आंदोलन शुरू होगा और समाज की बुराइयों को ये समाप्त करने के लिए ये विद्रोह हुआ था। फिर 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी व आर्य समाज दयानंद सरस्वती द्वारा इसकी स्थापना होगी 1875 में। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, देखिए कांग्रेस कितना पुराना है।
1875 में 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो जाती है और सर ए हो ह्यूम इसकी स्थापना करते हैं। अंग्रेज अधिकारी 1885 के बाद जो प्रमुख घटना हमें देखने को मिलती है वो है बंग बंगाल का विभाजन 1905 में होता है। बंगाल को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल के रूप में बांट दिया जाता है। ये जो फूट डालो राज करो नीति की जो प्रमुख नींव है वो यही रही है, बंग बांटो और अलग करो। अंग्रेज़ों की यही नीति है कि इन्हें तोड़ तोड़ कर ही अलग किया जा सकता है और इन पर राज किया जा सकता है, क्योंकि तब लोग शिक्षित होने लग गए थे, चीज़ें पहचानने लग गए थे और विद्रोह आए दिन होने लग गए थे। तो इस प्रकार अंग्रेज़ों ने लोगों को बांटना शुरू कर दिया कि बंगाल एक बहुत बड़ा सूबा है, प्रांत है, इस पर शासन करना मुश्किल है, तो इसे 2 प्रांतों में विभाजित कर दिया जाए। तो इसे पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में तोड़ दिया गया। यहीं से पाकिस्तान के बनने की जो भारत से अलग होकर पाकिस्तान बनाने की जो बात आती है वो यहीं से प्रेरणा मुस्लिम लीग को मिली। इस प्रकार 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, देखिए बंग होने के बाद में ही 1906 में ही साथ के साथ मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। 1907 में सूरत अधिवेशन, देखिए अंग्रेज़ों ने बंगाल को बांटा और अंग्रेज़ों की नीति सफल रही। इसका परिणाम देखने को हमें 1907 के सूरत अधिवेशन में मिलता है, जहां कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल के रूप में हो जाता है। 1908 में तिलक को राजद्रोह की सजा हो गई। फिर 1909 में एक प्रमुख सुधार अधिनियम आया, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। देखिए मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम क्या है? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भारत सचिव जॉन मार्ले और वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वारा इस अधिनियम को प्रस्तुत किया गया। इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष निर्वाचन और मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई। ये सारा सब भारत को टुकड़ों में तोड़ने के लिए किया जा रहा था अंग्रेज़ों द्वारा। ये उनकी नीति थी जो भारत को बाद में बांटती गई। फिर 1911 में ब्रिटिश साम्राज्य का दिल्ली दरबार आयोजित हुआ। इसी में दिल्ली को राजधानी बनाने का प्रस्तावित हुआ और इसे मान लिया गया और दिल्ली को राजधानी बना दिया गया। फिर 1914 में गांधी का आगमन होता है और 1914 से लेकर 18 तक प्रथम विश्व युद्ध हमें देखने को मिलता है। गांधी जी भारत के युवाओं से आह्वान करते हैं कि युद्ध में आप अंग्रेज़ों का साथ दीजिए, इससे हमें आज़ादी मिलने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। तो गांधी जी के आह्वान पर देश के युवा लोगों ने युद्ध में भाग लिया और फलस्वरूप ब्रिटेन विजेता हो जाता है। उसके बाद में 1916 में कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता होता है। देखिए गांधी जी इनकी नीति समझ चुके थे अंग्रेज़ों की कि तोड़ तोड़ कर हम भारतवासियों पर राज करना चाहते हैं। तो 1916 में आते ही 1916 में एक कांग्रेस मुस्लिम लीग का समझौता करवा देते हैं और होम रूल लीग की स्थापना भी 1916 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा होती है। फिर 1919 में रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आता है और खिलाफत आंदोलन भी 1919 में ही होता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि एग्ज़ाम में इनका क्रम पूछ लिया जाता है कि पहले से बाद में कौन सा किस प्रकार हुआ या बाद से पहले के क्रम में जमा हो। तो रॉलेट एक्ट 19 मार्च को आता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल को होता है और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड
जो अधिनियम है वो 23 दिसंबर को होता है, और अंतिम जो बाद में होता है सबसे लास्ट में, वो खिलाफत आंदोलन होता है। इस प्रकार 1919 में ये चारों घटनाएं घटित होती है। तो सबसे पहले रॉलेट एक्ट, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आता है, और फिर उसके बाद में खिलाफत आंदोलन होता है। फिर 1920 से 22 तक असहयोग आंदोलन होता है। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक होता है, और 1922 में चोरा चोरी हत्याकांड होता है। चोरी चोरा हत्याकांड होता है। ये चोरी चोरा नामक जगह है, वहाँ पर एक जो अंग्रेज़ों की एक चौकी थी, उस पर उसको जला दिया गया था। उसमें 20-22 लोगों की जलकर हत्या हो चुकी थी। इन्हीं सब को देखकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया, और असहयोग आंदोलन का 1922 में समापन हो गया। 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है, और 1928 में साइमन कमीशन भारत आ जाता है, और साइमन इसके नारे भारत में लगते हैं। 1927 में साइमन कमीशन, जो कि पूर्ण रूप से अंग्रेज़ों का एक दल था, उसकी जांच के लिए, या वो कोई अन्याय ना करे, साइमन कमीशन को देखने के लिए बटलर कमीशन की नियुक्ति होती है 1927 में। फिर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। उसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद में 1930, 31, 32 में प्रथम, द्वितीय, तृतीय गोलमेज सम्मेलन होते हैं। देखिए, गोलमेज सम्मेलन क्यों कहा जाता है? क्योंकि मुस्लिम लीग थी और कांग्रेस थी। तो अगर ये चौकोर टेबल रहती तो यहाँ कोई ना कोई बैठता है, और इन लोगों द्वारा, ये साइड में बैठने वाले लोगों द्वारा गलत मैसेज जाता कि ये तो हेड है, ये दोनों हेड है और हम यूं ही हैं। तो अंग्रेज़ों ने समझौता, मतलब भारतीयों से समझौता करने के लिए ये गोलमेज सम्मेलन बुलाए थे अंग्रेज़ों ने। और ये जो हेड की परेशानी है कि भारतीयों द्वारा किसी इस प्रकार का कोई इस सम्मेलन में ऐसा कोई विघ्न ना आए, ऐसी कोई परेशानी उत्पन्न ना हो, तो इस सम्मेलन को उन्होंने गोल मेज पर करवाया, इसीलिए इसे गोल मेज सम्मेलन के नाम से जाना गया। फिर बात करते हैं हम 1932 में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली और पूना पैक्ट आता है। 1932 में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, पूना पैक्ट आता है। इसके बाद में गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन समझौता होता है 1931 में। और 1935, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है आधुनिक भारत का, भारत शासन अधिनियम, जो हमारा संविधान है, वहाँ भी इसकी लगभग बहुत सारे आर्टिकल लिए गए हैं, बहुत सारी बातें ली गई है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद में 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। क्या? द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक हुआ। और इस युद्ध के बाद में 1940 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की कि हमें एक स्वतंत्र राष्ट्र चाहिए जिसमें सिर्फ मुसलमान होंगे। ऐसा कुछ प्रस्ताव मुस्लिम लीग द्वारा रखा गया। तो 1940 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ और क्रिप्स मिशन भारत आया। क्रिप्स मिशन भारत आया 1942 में। क्या? 1942 में
क्रिप्स मिशन भारत आया सर स्टैफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में। फिर उसके बाद में 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना होती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा इसकी स्थापना 1943 में सिंगापुर में जापानी सेना द्वारा युद्धबंदी बनाए गए भारतीय सैनिकों को शामिल करते हुए, और इसमें नारा दिया गया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस नारे के साथ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने युवाओं से आह्वान किया और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में हुई। 1946 कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया। इसके सदस्य थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और AP अलेक्जेंडर। इनकी अध्यक्षता में लॉर्ड पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन भारत आया। और इसके बाद 1946 में ही भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन होता है। 1946 में ही 1947 में भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रस्तुत होती है। भारत विभाजन होता है, भारत पाकिस्तान बनता है 1947 में। और 1947 में ही भारत सरकार अधिनियम के तहत 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को आज़ादी मिलती है और 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र घोषित कर दिया जाता है। इस प्रकार 1947 तक का जो हमारे स्वतंत्रता प्राप्ति तक का जो समय है वो आधुनिक भारतीय इतिहास में आ जाता है। और इस प्रकार हमारा आधुनिक इतिहास का पूरा सारा विवरण समाप्त हो जाता है, हमें आज़ादी मिल जाती है अंग्रेज़ों से। देखिए फटाफट मेन जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो यहाँ से हम देख लेते हैं आधुनिक भारत की। आधुनिक भारत 1707 से वर्तमान तक का, इसमें किस प्रकार के विदेशी आगमन हुए ये है। सर्वप्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा 1498 में आया। फिर उसके बाद में 1596 में डच आए। उसके बाद 1597 में अंग्रेज़ आए। फिर डेनिस आए 1616 में। फिर फ्रांसीसी आए 1731 में। इस प्रकार अंग्रेज़ों का विदेशियों का आगमन भारत में हुआ। फिर 1857 में क्रांति हो जाती है। 1858 में ब्रिटिश शासन स्थापित हो जाता है। ब्रिटिश क्राउन के तहत अंडर हमारा भारत का शासन चला जाता है। ईस्ट इंडिया का शासन समाप्त हो जाता है। 1857 से रेगुलेटिंग एक्ट समाप्त होकर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 समाप्त और भारत परिषद अधिनियम शुरू हो जाते हैं, जिसमें भारत सचिव और वायसराय इन दोनों पदों का सर्जन होता है। और भारत सचिव और वायसराय ये दोनों भारत के ब्रिटिश क्राउन के अंडर रहकर भारत में शासन देखते हैं। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है। लॉर्ड लिंटन उस समय वायसराय थे 1878 में। फिर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है सर A.O. ह्यूम द्वारा। फिर 1885 से 1947 तक विभिन्न लीग स्थापना जो कि हम देख चुके हैं। कांग्रेस अधिवेशन होते हैं, विभिन्न आंदोलन होते हैं, बंग होता है और जलियांवाला बाग हत्याकांड होते हैं, चोरी चौरा कांड होता है। नेहरू रिपोर्ट आती है। नेहरू रिपोर्ट 1928 में
मोतीलाल नेहरू द्वारा दी जाती है। फिर साइमन कमीशन का आगमन होता है। साइमन कमीशन आ जाता है। साइमन कमीशन 1928 में भारत आता है। उसके बाद पाकिस्तान प्रस्ताव आता है 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा। ये सारा सब हम देख चुके हैं। उसके बाद मेन इम्पोर्टेंट बातें 1919 में भारत सरकार का अधिनियम, जो कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। 1935 का भारत सरकार अधिनियम, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 1947 का भारत सरकार अधिनियम, जिसके तहत 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को इंडिया स्वतंत्र हो जाता है। तो इस प्रकार हमने आधुनिक भारत का इतिहास देख लिया है और ये हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। तो इस प्रकार हम आगे की चीज़ें पढ़ने वाले हैं, विस्तृत रूप से सारा सब पढ़ने वाले हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ऋग्वैदिक, उत्तर वैदिक, सारा सब मगध साम्राज्य, सारे वंश पढ़ेंगे, मौर्य वंश पढ़ेंगे, ये सारा सब मौर्योत्तर वंश पढ़ने वाले हैं, गुप्त वंश पढ़ने वाले हैं, वर्धन वंश पढ़ने वाले हैं, ये गुलाम वंश, खिलजी, सारा सब हम डिटेल से पढ़ेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया, सबक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।